अस्सलाम वालेकुम। बीएस फिज़िक्स फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स में आपको आज की वीडियो में हम खुशामदीद कह रहे हैं। हमारा जो चैप्टर जो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था वो चैप्टर था क्वांटम मैकेनिक्स इन 3 डायमेंशंस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का, और आज हम जो बुक आज की डिस्कशन के लिए यूज़ करेंगे वो बुक है मैथमेटिकल फिज़िक्स बाय एच के दास। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक की हमें ज़रूरत क्या है? ये बेसिकली हमारा मेन टॉपिक है नहीं, बल्कि ये टॉपिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है जिसका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने टॉपिक में। अगर मैं ये रिलेशनशिप डायरेक्ट यूज़ करता तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो मैथमेटिकल कोर्सेज आप अपने पिछले सेमेस्टर्स में कंप्लीट करके आए थे, हो सकता है उनमें से कुछ भूल गए हों। इसलिए मैंने दोबारा इस पोर्शन को रिवाइज करने का सोचा ताकि आपके लिए ये एप्लीकेशन या ये जो रिलेशनशिप क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल होने जा रहे हैं उससे आप आसानी से याद आप कर सको। तो मैं ज़रा पिछले लेक्चर को दोहरा लेता हूँ, उसके समरी को। हमने ये डिस्कस किया था कि क्या हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो एप्लीकेबल है? और डिस्कशन से हमें पता चला कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम एक स्फेरिकल शेप रखता है और स्फेरिकल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि हम जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है उसे हम कन्वर्ट करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन में। यानी हम चाहते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन डेवलप करें पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म्स में। अब इसके लिए हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में कौन सी रिलेशनशिप है। यानी अगर हम इक्वेशन कन्वर्ट करना चाहें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जगह यानी x, y और z की जगह हम कौन से वैल्यूज़ पुट करें कि उन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करने से हमारा इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आ जाए। तो इसलिए हम इस सप्लीमेंट्री टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि हम उस रिलेशनशिप को समझ सकें। तो वंस अगेन आप कंसीडर करो कि ये ब्लू सर्कल दरअसल हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्फेरिकल होती है बेसिकली, लेकिन हम यहाँ स्फेरिकल ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए हम सर्कुलर शो कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ब्लू कलर सर्कल है ये हाइड्रोजन एटम है। न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसमें एक ही प्रोटॉन है और ऑर्बिट ऑफ एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है।
तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक गैप भी है जिसे आपने रेडियस का नाम दिया था। अब अगर मैं 3 एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये फर्स्ट वन एक्स एक्सिस होगा, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस और ये थर्ड जेड एक्सिस है। अब इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को हम विथ हेल्प ऑफ एक्स, वाई और जेड एक्सिस के ज़रिए से पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये ब्लू कलर एक रेडियस वेक्टर हम इसे ड्रॉ करते हैं। ये रेडियस वेक्टर जिसे आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, ये जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बनाते हैं। ये सबटेंड होते हैं एक एंगल जेड एक्सिस के साथ अलॉन्ग विद जेड एक्सिस। ये देखें एक एंगल सबटेंड होते हैं जिसे आप थीटा का नाम देते हो। सेकेंडली, हमने पिछले लेक्चर में भी यही काम किया था कि हमने रेडियस वेक्टर का एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया था एक्स और वाई प्लेन में। ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये वाली, तो हम रेडियस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस में, प्लेन में, ताकि हमें प्रोजेक्शन मिल जाए, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर आर। ये वो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है रेडियस वेक्टर का। अब ये जो प्रोजेक्शन है ये भी एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाते हैं, ये वाली एंगल। इस एंगल को आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने यही सब कुछ किया था। तो इस डायग्राम को आज के इस कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा और मॉडिफाई करना होगा हमें, तो हम वो मॉडिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पर, और प्रोटॉन से लेकर इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन से लेकर इस पॉइंट तक, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तक जहां आपने प्रोजेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाया था, ये लेंथ एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये जो पूरी परपेंडिकुलर लाइन है प्रोजेक्शन के, जो प्रोजेक्शन से स्टार्ट हुआ था एक्स एक्सिस तक, ये पूरी लाइन वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, यानी वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस को। इसी तरह ये जेड कोऑर्डिनेट है। जेड कोऑर्डिनेट कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम परपेंडिकुलर ऑफ रेडियस वेक्टर्स, हम रेडियस वेक्टर की हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जेड एक्सिस पर। पोजीशन ऑफ प्रोटॉन जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस से है, ये सेंटर ऑफ द एटम है, तो उसे आप ओ से रिप्रेजेंट करो। पी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर है, हम लेबल कर रहे हैं बेसिकली। और इस प्रोजेक्शन को, ये जो प्रोजेक्शन है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर आर, इस प्रोजेक्शन को हमने नाम दिया ए का। अब जो मैंने आपको बताया था कि आप पोजीशन वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जेड एक्सिस पर, आप इस पॉइंट को नाम देंगे एन। तो ओ से लेकर एन तक ये जो गैप है इसे आप जेड कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जेड कोऑर्डिनेट है बेसिकली। तो हमें एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स तीनों मिल चुके हैं और हम इस डायग्राम को लेबल भी कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो पी से लेकर एन तक है ये गैप, इसे हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करें, तो देखते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से आपने प्रोजेक्शन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया था, आप उसे ई का नाम दे रहे हो। अच्छा जी, अब जरा आप इस डायग्राम को गौर से देखिएगा। ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया ना, इसे आप गौर से देखिए। तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखेंगे, कौन सा हिस्सा इस डायग्राम में हमें ज़्यादा उस पर फोकस करना होगा, ये वाली सेक्शन, O टू M, M टू P, P टू N एंड देन N टू O। तो पता चलता है कि O से लेकर M, M टू P, P टू N, N टू O, ये दरअसल एक रेक्टेंगल है। आप अगर बाकी लाइंस को दरमियान से हटाकर इमेजिन करें तो ये जो पूरी सेक्शन है ये एक रेक्टेंगल है।
तो ये इस रेक्टेंगल है, मैं इसी रेक्टेंगल को कंसीडर करके अपना डिस्कशन आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप क्या करें, कंसीडर करो कौन सी रेक्टेंगल को, जो भी आपको बताया था रेक्टेंगुलर OMPN, OMPN, ये एक रेक्टेंगल है। आप अपनी कॉपी अपने साथ अगर रखें तो कॉपी पर ये वाली सेक्शन अलग से ड्रॉ करो तो आपको लगेगा कि ये एक रेक्टेंगल है बिल्कुल। तो OMPN एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में अगर आप फिर से फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो OM साइड है, OM साइड, ये बेसिकली NP साइड के इक्वल है किसी भी रेक्टेंगल में है। तो आपने अपने बहुत ही प्राइमरी मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि किसी भी रेक्टेंगल में जो टू साइड्स होते हैं इन फ्रंट ऑफ ईच अदर वो बेसिकली इक्वल इन लेंथ होते हैं, यानी कॉन्करेंट होते हैं। तो OM और PN ये दोनों इक्वल इन लेंथ है, कॉन्करेंट है, तो इसलिए PN को भी हम A का ही नाम देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है। वो किस तरह, ज़रा देख लेते हैं। यहाँ हमने क्या कहा कि इस रेक्टेंगल में, तो इन दिस रेक्टेंगल साइड OM इज इक्वल टू साइड NP। कौन सी साइड, साइड OM इज इक्वल टू साइड NP, तो ये दोनों तो इक्वल है। और साइड OM वो बेसिकली आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, आपने A से। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि इन फिगर OM इज बेसिकली इक्वल टू A। अब अगर OM A के इक्वल है तो NP भी A के ही इक्वल होगा, इसलिए हम यहाँ मेंशन करेंगे सो NP इज ऑल्सो इक्वल टू A। तो हेंस हम ये कह सकते हैं कि OM इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू A, यानी NP की वैल्यू भी A ही है दरअसल, इसलिए हम NP की जगह जो वैल्यू है वो भी N से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह हमने रेक्टेंगल के ज़रिए NP साइड को हमने डिस्क्राइब किया कि इसकी वैल्यू A के इक्वल है। तो चले आगे बढ़ते हैं। अब वही काम करेंगे जो पिछले वीडियो में भी हमने वो सारे स्टेप्स हमने परफॉर्म किए थे कि थीटा एंगल और फाई एंगल को हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के ज़रिए। तो हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे ट्राइंगल NPO। कौन सी, NPO अलग से ड्रॉ करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ आए। तो ये साइड है OP, साइड O, स्टार्टिंग पॉइंट उसकी O, ओरिजिन P, ये वाली साइड OP, और OP को आपने रिप्रेजेंट किया था किससे, R से। सेकेंड लाइन P to N, ये वाली लाइन P to N, तो ये पॉइंट होगा N, और PN को आपने A से रिप्रेजेंट किया था, तो आप यहाँ भी A मेंशन कीजिए। और लास्ट लाइन O से लेकर N तक, ये ON, और ON को आपने Z कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट आपने किया था, Z कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट O पर एंगल सबटेंड हुआ था, तो हम वो एंगल शो करें, उस एंगल की वैल्यू है थीटा। तो हम इस ट्राइंगल NPO में थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम इस्तेमाल करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ज़रिए से हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करो, कौन से, तो आप कहेंगे कंसिडर आपने किया था तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पिछली दफ़ा भी इस्तेमाल हमने किया था, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस है ON और हाइपोटेनियस है OP, तो कॉस थीटा इक्वल होगा किसके, Z बाय R। ON बेस है, OP हाइपोटेनियस, तो Z बाय R। तो आप Z की वैल्यू फाइंड करो तो R को मल्टीप्लाई आप करोगे थीटा से, तो Z इज इक्वल टू R कॉस थीटा। आप इसे मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 को आप आगे जाकर यूज़ करोगे अगले इक्वेशंस में। अगेन आगे बढ़ते हैं, और इसी ट्राइंगल में हम साइन थीटा रेशो यूज़ करेंगे। सिमिलरली इन सेम ट्राइंगल, तो आप सेम ट्राइंगल में यूज़ करो साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के इक्वल होते हैं, और परपेंडिकुलर इसमें ट्राइंगल में NP है यानी A, जबकि हाइपोटेनियस वो आप जानते ही हो R है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू A बाई R के हैं। अब R को अगेन मल्टीप्लाई करो साइन थीटा से, तो A इज इक्वल टू R साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो ये ट्राइंगल हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अगला ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, कौन सा ट्राइंगल, OME या OEM, ये ट्राइंगल हम सॉल्व करेंगे। तो हम कंसिडर करें नाउ
ना हम कंसिडर करेंगे OME ट्राइंगल को, और इस ट्राइंगल को भी अलग से ड्रॉ करेंगे हम। तो ये साइड है OM, ओरिजिन से हम स्टार्ट करें O, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया था M, इसकी वैल्यू है A। इसी तरह से हमने M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया था, तो ये वो परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट को आपने E का नाम दिया था, ये वाली पॉइंट, और E to M ये पूरी साइड Y से आपने रिप्रेजेंट करवाया था, और O to E ये लाइन जो है, ये वाली सेक्शन, ये X कोऑर्डिनेट है, और एंगल पॉइंट O पे ड्रॉ होते हैं जिसे आप फाई का नाम देते हो। अब इस ट्राइंगल में भी आप यही काम करेंगे, पहले कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, साइन थीटा अप्लाई करेंगे, तो साइन फाई इज इक्वल टू वंस अगेन साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और आप इस ट्राइंगल की मदद से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के वैल्यूज पुट करो। परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेन्यूस है a, तो साइन फाई इज इक्वल टू y बाय a को मल्टीप्लाई आप करो साइन फाई से, तो y इज इक्वल टू a साइन फाई। अब आप इक्वेशन नंबर 2 देखो, तो a की वैल्यू इक्वेशन 2 में मौजूद है, तो इस इक्वेशन में भी a मौजूद है, तो a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से आप इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे। तो पुट करो आप, तो हमने कहा कि वेयर a इज इक्वल टू r साइन थीटा, और इस इक्वेशन में पुट करें तो a की जगह मैं लिख रहा हूँ r साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद साइन फाई, तो ये y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब आप cos थीटा अप्लाई करो इसी ट्राइंगल पर, तो हम कहेंगे इन सेम ट्राइंगल cos थीटा cos फाई सॉरी इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस कौन सी साइड है? OE साइड ये बेस है, और हाइपोटेन्यूस आप जानते ही हो OM है, तो बेस cos फाई इज इक्वल टू x बाई a को मल्टीप्लाई करो cos फाई से, तो x इज इक्वल टू a cos ऑफ फाई, और a की वैल्यू अगेन पुट करो, a की वैल्यू है r साइन थीटा, तो बट a इज इक्वल टू r साइन थीटा पुट करते हैं यहाँ, x इज इक्वल टू r साइन थीटा cos ऑफ फाई, इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमें तीनों रिलेशनशिप मिल चुके हैं, तो वो रिलेशन कौन कौन से हैं? पहला x इज इक्वल टू r साइन थीटा cos ऑफ फाई, दूसरा y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, और z इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा। तो ये तीनों हमारे मेन रिलेशनशिप्स हैं। इसी रिलेशनशिप को हमने फाइंड करना था। अब श्रोडिंगर इक्वेशन में जहाँ जहाँ x के वैल्यूज़ हैं हम ये वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ y है वहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और जहाँ z है ये वैल्यू पुट करेंगे। तो इन वैल्यूज़ की मदद से हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन में, जिसे हम हाइड्रोजन एटम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये वैल्यूज़ पुट करके हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन के हम डिराइव करेंगे। तब तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।